प्रीवियस लेक्चर में हमने एल सेक्शन फ़िल्टर देखा था। यहाँ हम पाई सेक्शन फ़िल्टर ले रहे हैं। पाई सेक्शन फ़िल्टर में हम दो कैपेसिटर और एक कॉइल को पाई आकृति में जोड़ते हैं, इसीलिए इसे हम पाई सेक्शन फ़िल्टर कहते हैं। यहाँ पर हम वापस एक फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का ये आपको पता है इनपुट वोल्टेज सोर्स, जिससे वोल्टेज मिलता है हमें VI। यहाँ पर दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं A एंड B, और इन टर्मिनल से ये आपके प्राइमरी कॉइल जुड़ी हुई है ट्रांसफार्मर की। इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्रांसफार्मर की हम एक और कॉइल लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल। इसी सेकेंडरी कॉइल से ये हमारा एक डायोड जुड़ा हुआ है, जिसे हम डायोड D1 कहते हैं। यहाँ पर एक और डायोड जुड़ा हुआ है, इसे हम डायोड D2 कहते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका सेंटर ट्रैप होता है, इसको पॉइंट E दे दिया, ये बिंदु C एंड D। इन पर जो वोल्टेज इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल पे म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, वो लेट अस कंसीडर Vs डैश है, एंड इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट Vs। ये क्रॉस वायर है, ऊपर ये इसको बिंदु F पर मिलता है, और हमें इसी पार्ट के बीच में पाई आकृति में फ़िल्टर लगाना है। तो यहाँ हम कैपेसिटर लगा रहे हैं एक सबसे पहले, जिसे हम कैपेसिटर C1 दे रहे हैं। फिर हम एक कॉइल ले रहे हैं जिसे हम एक L आकृति में जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर हम एक C2 कैपेसिटर लगाते हैं, और यहाँ हम लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं एक RL, जिस पर हम लगाते हैं आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट। ठीक है, अब ये आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर है विद पाई सेक्शन फ़िल्टर। इस पाई सेक्शन फ़िल्टर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा शंट कैपेसिटेंस वाला है, और ये LC वाला कॉम्बिनेशन L सेक्शन फ़िल्टर का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों का वर्किंग प्रोसेस इसमें यूज़ होगा। ठीक है, आपको वही पता है। सबसे पहले आपके पास इनपुट वोल्टेज आएगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज इंड्यूस होता है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 के ऑन होने के कारण हमें आउटपुट पर करंट मिलता है। सेकंड हाफ साइकिल में डायोड D2 के ऑन होने के कारण हमें आउटपुट पर करंट मिलता है। इस तरह से हमें इसमें कंटिन्यूसली DC मिलता रहता है। लेकिन आपको पता है कोई भी रेक्टिफायर आइडियल नहीं होता है, तो बिंदु F पर हमें DC के साथ साथ कुछ कंपोनेंट AC के भी मिलते हैं। फिर आपको पता है कैपेसिटर के लिए AC का जो XC होता है, AC के लिए जो XC की वैल्यू है वो बहुत कम होती है, यानी कि मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ AC इसमें से पास आउट हो सकता है। तो ये कैपेसिटर इस AC को अपने में से भू संपर्कित कर देगा। तो यहाँ पर हमें बहुत कम रिपेल फैक्टर वाली DC मिलेगी, DC, और बहुत हल्का सा AC भी मिलेगा, क्योंकि फिर आपको पता है कुछ भी आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ आता है। शंट कैपेसिटेंस में जो रिपेल फैक्टर था वो आपके पास 0.1444 था, और नीचे और आपके पास कंपोनेंट्स भी थे। तो इतना रिपेल फैक्टर आ रहा है, यानी कि इतना परसेंट AC अभी है। वही AC यहाँ पर ये कॉइल क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, क्योंकि कॉइल AC को ब्लॉक करती है। लेकिन फिर भी कुछ कंपोनेंट ऑफ AC अभी भी आगे जा सकता है, तो वो AC आपका ये कैपेसिटर अपने में से गुजारते हुए भू संपर्कित कर देगा। तो इस तरह से यहाँ RL पर हमें बहुत कम उर्मिका वाली, यानी कि बहुत कम AC वाली आउटपुट वोल्टेज मिलती है इस RL पर। तो इसका जो रिपेल फैक्टर है वो सबसे कम मिलेगा, क्योंकि इसमें तीन घटक है, C, फिर L और C। पहले कुछ AC को C गुजार देगा अपने में से, फिर कुछ पार्ट को ये ब्लॉक कर देगा और कुछ पार्ट ये भू संपर्कित कर देगा। लेकिन फिर भी कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, और C2 आपका RL के साथ पैरेलल में है, तो जितना AC इस पर इंड्यूस होगा उसका कुछ पार्ट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, तो वो आपके रिपेल फैक्टर का काम करेगा। तो हमें इसमें वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपके पास शंट कैपेसिटेंस फ़िल्टर यानी कि C1 वाला पार्ट यूज़ हो रहा है, तो इसमें वापस आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशन को देखना पड़ेगा। जब आप कैपेसिटर को कॉइल से पहले या स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगाते हो तो आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग इफेक्ट देखना पड़ता है। तो हमने पहले पढ़ा था शंट कैपेसिटेंस में
कि स्टार्टिंग में जो आपकी करंट है कैपेसिटर की वो 0 से मैक्सिमम EM तक बढ़ती है। तो कहाँ तक बढ़ रही है ये? मैक्सिमम 0 से EM तक। फिर यहाँ पर ये डिक्रीज होती है और इसकी जो इक्वेशन है निरावेशन की वो क्या थी आपके पास? E इज इक्वल टू EM e⁻t अपॉन RLC, EM 1 - t अपॉन RLC। और एक बार निरावेशन के बाद EM अगर इसमें टोटल कैपिटल T टाइम लगता है तो EM t अपॉन RLC, इतना वोल्टेज क्या हो जाता है? रिड्यूस, और इसके बाद वापस चार्जिंग स्टार्ट होने लगती है। तो डिस्चार्जिंग कभी भी 0 तक ना होकर के कहाँ तक होगी? एक T साइकिल में EM - EMT अपॉन RLC तक, इतना आपको पता है। तो जो वोल्टेज है वो EM से इस फैक्टर तक चेंज हो रहा है। तो आपके पास जो EDC बनेगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कैपेसिटर अभी इसमें ओनली C1 कैपेसिटर है तो C1 ही यूज़ करेंगे। EDC अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम वोल्टेज EM प्लस मिनिमम वोल्टेज EM - EMT अपॉन RLC1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? EM माइनस EMT अपॉन ट्वाइस RLC1, ये आपके पास EDC है। यहाँ हम पीछे वाले फैक्टर को एक कांस्टेंट ले लेते हैं ER, जहाँ ER की वैल्यू है आपके पास EMT अपॉन RLC1। ये बहुत कम है ER, क्योंकि RLC1 बहुत ज़्यादा वैल्यू के होते हैं तो ER क्या होता है? बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ जो आपको EDC मिलने वाला है वो कितना होगा? EDC इज इक्वल टू EM माइनस ER डिवाइड बाई 2। चूँकि ER इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत अल्प मान का है, क्योंकि नीचे वाले फैक्टर RL लोड भी ज़्यादा है और कैपेसिटर C1 का मान भी ज़्यादा है, तो ER बहुत स्मॉल है, इसीलिए EM ग्रेटर देन होगा ER से। तो आपके पास जो EDC बनेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा किसके होगा? वो ऑलमोस्ट इक्वल EM के ही होगा। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर हम यहाँ से ER की वैल्यू देखना चाहें तो ER होता कितना है? फ्रीक्वेंसी की टर्म में EMT अपॉन RLC1। आपको पता है फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमेशा 2π/T होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा ना होकर 2 ओमेगा होती है। तो 2 ओमेगा का मान होगा 2π/T के बराबर। तो T बराबर कितना हो जाएगा? 2π अपॉन 2 ओमेगा, यानी कि पाई अपॉन ओमेगा। इस कैपिटल T का मान मैं उठा के यहाँ रखने वाली हूँ। तो जो ER है वो कितना मिलेगा? ER इज इक्वल टू EM पाई अपॉन RLC1 एंड ओमेगा। ये आपके पास फाइनली किसकी वैल्यू मिली है आपको? ER की। इसको दे देते हैं हम एक इक्वेशन सेकंड। अब हमें फूरियर सीरीज़ देखनी पड़ेगी कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में। तो कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में अगर आपको फूरियर सीरीज़ देखनी है, उसका क्या मतलब है? संधारित्र C1 से जो AC के कंपोनेंट्स पास आउट हो रहे हैं उन AC के कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम रिपेल फैक्टर देखेंगे। तो यहाँ से फूरियर सीरीज फॉर कैपेसिटर C1, इसमें से जो AC के कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू तो वो हम ER के टर्म में लिख लेते हैं। स्मॉल ER दे देते हैं हम इसको नोटेशन ER इज इक्वल टू, ये होता है आपको लर्न रखना है ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा T माइनस ER अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा T एंड सोन। ये इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेगी। अब आपको पता है कि जो AC के हायर कंपोनेंट्स हैं, हायर कंपोनेंट्स ऑफ AC विल बी ग्राउंडेड, इनको कैपेसिटर C1 ग्राउंड कर देगा, लेकिन लोअर कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होने के कारण ये कैपेसिटर से नहीं जाएंगे और ये कहाँ चले जाएंगे? कॉइल में से, मतलब कॉइल इनको ब्लॉक नहीं कर पाएगी। तो इनके कारण हमें कुछ AC का कंपोनेंट मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम EAC देखें तो वो कितना होगा?
ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन इस कंपोनेंट के कारण ही हमें कुछ करंट भी मिलेगा, तो हम पहले उस करंट को नोट कर लेते हैं, फिर हम ये निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से आई आर निकालना चाहूँ तो आई आर क्या हो जाएगा, ई आर अपॉन डिवाइड बाय आपका जो भी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में आपका अब जो ये आई आर है ये कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, ये कंपोनेंट इस C1 से तो नहीं निकल पा रहा, तो ये किधर जा रहा है, L और C2 के कॉम्बिनेशन पे, यानी कि अब ये L सेक्शन पे वर्क कर रहा है। तो L सेक्शन के लिए आपने कैसे निकाला था करंट, XL माइनस XC, और C कौन सा आ जाएगा, C2 वाला, तो यहाँ से आपको XC2 लेना है। ई आर अपॉन XL कितना है, L 2 ओमेगा माइनस C2 सॉरी 1 अपॉन C2 2 ओमेगा। ई आर की भी वैल्यू रख देते हैं हम, ई आर का हम लोअर कंपोनेंट रखेंगे, ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। तो ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, C2 2 ओमेगा इंटू ऊपर क्या रहेगा, LC2 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम लेने पे वैल्यूज़ आएंगी। जब आप इनको लिखेंगे तो क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू ई आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय 4LC2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 से बहुत ज़्यादा है तो नेग्लिजिबल कर देते हैं और ऊपर ले जाएंगे हम C2 2 ओमेगा। एक C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी इसको भी पहले ऊपर वाली टर्म में ले जाते हैं। ई आर C2 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 4 पाई LC2 ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, C2 से आपका C2 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ई आर अपॉन 2 पाई L ओमेगा एंड साइन टी सॉरी 2 ओमेगा टी। ये आपके पास कौन है, ये आपके पास है वैल्यू आई आर की। अब इसी आई आर से हम क्या निकालेंगे, हम इससे आई आर एम एस देन ई आर एम एस निकालेंगे। तो आपको आई आर एम एस निकालना आता है, आई आर एम एस आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, रूट मीन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट मीन एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म ई आर अपॉन 2 पाई एल ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, इसका तो स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट बाहर आएगा तो आपको आई आर एम एस मिलेगा ई आर अपॉन 2 पाई एल ओमेगा और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 और ये आपका √2 क्योंकि ये रूट में है। ठीक है, तो ये आपको आई आर एम एस मिला। देन ई आर एम एस निकालेंगे, ये ई आर एम एस कौन सा है, आई आर एम एस इंटू जो कैपेसिटर से जा रहा है, कैपेसिटर C2 से, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो C2 कैपेसिटर का आएगा, दैट इज XC2, क्योंकि आपका जो सर्किट था वो इस तरह से था C1 L एंड C2। तो जो इस C2 यहाँ से जाने के बाद जो ऐसी इस C2 से जा रही है वही लोड RL पे आएगी, तो उसको कैलकुलेट करना है, इसलिए रेजिस्टेंस C2 का लेंगे हम। तो आई आर एम एस ई आर अपॉन 2 पाई एल ओमेगा √2 और XC2 1/C2 ओमेगा, C कौन सा है, C2 वाला है। अब आप ER की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसे दे देते हैं हम थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन थर्ड वी गेट ERMS इज इक्वल टू EM अपॉन पाई RL C1 ओमेगा और इधर से 2 पाई L ओमेगा √2 C2 2 ओमेगा, ये सारी टर्म्स ले ली हमने एक साथ। फिर
क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है ओनली, तो क्या बनेगा ई एम अपॉन, यहाँ पर है आपके पास 2 4√2, फिर L C1 C2 ओमेगा 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 का क्यूब एंड RL, और ये तो इंक्लूड हो गया, ओमेगा ले लिया है, L ले लिया है, एंड दिस टर्म्स आर टेकन. So this is the ERMS value. Now we have to calculate EAC. चूँकि आपको पता है यही RMS वैल्यू आपके उर्मिका का काम कर रही है, तो यही आपके लोड RL पर जाएगी और इसे ही हम क्या कहेंगे, EAC. तो जो EAC है आपकी वो आपके ERMS के बराबर होगी, और इसे हम EAC नाम दे देते हैं. ये वैल्यू है आपके पास EM अपॉन 4√2 L C1 C2 ओमेगा का क्यूब RL. इक्वेशन दे देते हैं इसे 5. तो आपको पता है अगर आपको रिपेल फैक्टर निकालना है तो क्या होगा, रिपेल फैक्टर R इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास EAC अपॉन EDC. इसके लिए EM अपॉन 4√2 L C1 C2 ओमेगा क्यूब RL, और EDC कितना होगा, EM था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, EDC हमें मिला था EM के इक्वली. तो EM से EM तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/4√2 L C1 C2 ओमेगा क्यूब एंड RL, ये आपका इसमें रिपेल फैक्टर है. ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे पाई सेक्शन फिल्टर के लिए R इज इक्वल टू आपको 0.177 डिवाइड बाय L C1 C2 ओमेगा क्यूब RL, ये सब मिलेगा. इससे आप देख सकते हैं कि RL की वैल्यू ये 0.17 मतलब बहुत कम है, लेकिन नीचे कितनी सारी चीज़ें, L भी है, C1 C2 ओमेगा का तो क्यूब है और RL है. इन सब की वैल्यूज़ रख के अगर आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो वैल्यू R जो है ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो जाएगा. सो द पाई सेक्शन फिल्टर इज द बेस्ट फिल्टर इन विच रिपेल फैक्टर विल बी टेंड्स टू 0 ऑलमोस्ट. ठीक है, तो इसमें सबसे कम रिपेल फैक्टर मिलता है, लेकिन 0 कभी नहीं मिलता क्योंकि आइडियल कुछ नहीं है. तो यहाँ पर हमें रिपेल फैक्टर सबसे डिक्रीज मिला है. तो चारों में जो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो बेस्ट रिपेल फैक्टर है ये. ठीक है, थैंक यू.